हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज आपका टॉपिक है अपद्रव्य निर्मूलन यानी कि डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट यानी कि जो कचरा होता है, जो वेस्ट मैटर होता है, उसका डिस्पोजल हम किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जो सॉलिड वेस्ट होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कौन कौन से सॉलिड वेस्ट होते हैं उनके बारे में। तो टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, सबसे पहला है गार्बेज। गार्बेज किसमें, गार्बेज में क्या आता है? गार्बेज में आता है जो फूड और सब्जियां, फल सब्जियों के जो वेस्ट होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वो आते हैं गार्बेज में। यानी कि गार्बेज में आता है फूड वेस्ट, यानी सब्जियों के फल या फिर सब्जियों के छिलके, ये सब आते हैं। फिर आता है रबिश। रबिश में क्या आते हैं? पेपर आते हैं, जो वेस्ट पेपर होते हैं हमारे वो आते हैं, प्लास्टिक्स आती है, लकड़ियों मतलब वुड्स आती हैं, मेटल आती है और ग्लास कांच के टुकड़े आते हैं। उसके बाद आता है डिमोलिशन प्रोडक्ट। डिमोलिशन प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें ब्रिक्स आती है और पाइप्स आते हैं। और सीवेज ट्रीटमेंट का जो रिज्यूड बनता है, यानी कि सीवेज का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे अगले नेक्स्ट चैप्टर में, सीवेज का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसमें एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है स्लज, वो आता है। ठीक है, उसके बाद आता है अदर में आता है जैसे डेड एनिमल्स हैं वो आते हैं, मैन्यूर और डिस्कार्डेड मटेरियल आते हैं, जैसे खाद आदि हो गई ना, वो आ गए। अब उसमें बात पढ़ते हैं हेल्थ के हैजार्ड और ऑफ एक्यूमुलेट सॉलिड वेस्ट। यानी जो सॉलिड वेस्ट होता है अगर वो हम एक जगह पर इकट्ठा कर देते हैं, हाइजीन उसकी प्रॉपर मेंटेन नहीं करते हैं, उसका प्रॉपरली डिस्पोजल हम नहीं करते हैं, तो उसके कारण कौन कौन सी बीमारियां होगी। तो जहाँ पर वो हमारा डिस्पोजल या मतलब सॉलिड वेस्ट है वो पड़ा रहेगा, हमारा कचरा पड़ा रहेगा, तो वहाँ पे क्या करेंगी? मक्खियाँ उत्पन्न होंगी। तो इससे क्या होगी? फ्लाई ब्रीडिंग होगी। इससे क्या होगी? अगर फ्लाई ब्रीडिंग होगी तो जो अन्य जानवर है जैसे रोडेंट है और वर्मीज़ है, ये भी क्या होते हैं? उस कचरे से क्या होते हैं? उस सॉलिड वेस्ट से, उस वेस्ट प्रोडक्ट से क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी वहाँ आएंगे। जिससे क्या होगा? पैथोजन, फ्लाइज और डस्ट, इनके कारण क्या होता है? ह्यूमन तक क्या होती हैं? ये पहुँचते हैं। बीमारियाँ क्या होती है? इनके थ्रू ह्यूमन तक पहुँचेगी। किसके थ्रू? गार्बेज के थ्रू। किस में? गार्बेज पे से किस पे गई? फ्लाइज पे गई। इस पर कोई फ्लाई आके बैठी और वही फ्लाई अगर ह्यूमन कुछ भी फूड खा रहा था या कुछ भी खाना खा रहा था उसके ऊपर गई, ठीक है, तो उससे क्या हुई? बीमारी का क्या हुआ? ये ट्रांसफ़र हुआ। तो ये बीमारियां किसके थ्रू फैलती हैं? ये बीमारियां पैथोजन, फ्लाइज और डस्ट, इनके थ्रू क्या आती है? ह्यूमन तक जाती है। और क्या है? इससे वाटर और सॉइल का क्या होता है? पॉल्यूशन होता है। सीधी सी बात है, पानी का भी पॉल्यूशन होगा। बारिश के दिनों में इस कचरे में जब पानी आएगा तो उससे का भी पॉल्यूशन होगा, जो वहाँ पे वो मिट्टी है उसका भी क्या होगा? इससे पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूटेड होगी वो। अब उसके बाद पढ़ते हैं, अब इसका अपद्रव्य का जो हमारा है, जो सॉलिड वेस्ट है, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, उसका हम निवारण किस तरह से करते हैं, उसका डिस्पोजल किस तरह करते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी स्टेप्स फॉर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी अपद्रव्य के निवारण के उपाय कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, 3 स्टेप होते हैं इसके। सबसे पहले हम कचरे को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं, यानी कलेक्ट करते हैं, यानी हमारे घर के अंदर हम कलेक्ट कर रहे हैं उसे, इधर उधर नहीं, ऐसे नहीं फेंक रहे हैं। तो सबसे पहले घरों में कलेक्ट होगा, फिर उसके बाद कलेक्शन होगा। अब घरों में हमने स्टोर किया, अब उसका कलेक्ट करेगी। कलेक्ट कैसे करती है? एक तो हाउस टू हाउस, घर घर क्या होती है? गाड़ियां जाती हैं और वो गाड़ियां क्या करती है? कचरे को कलेक्ट करके लाती है। दूसरा है फ्रॉम पब्लिक बीन, यानी एक सोसाइटी होती है, उसका एक बीन्स होता है, यानी एक पब्लिक का एक सोसाइटी होती है जिसके अंदर एक कचरे का पात्र रखा होता है किसी स्पेसिफिक जगह पे, कि इस स्पेसिफिक जगह पे ये कचरे का पात्र ये रखा हुआ है। अब पूरे सोसाइटी के लोग जो होंगे वो क्या करेंगे? उसी कचरा पात्र में क्या डालेंगे? कचरा। उस डस्टबिन में क्या डालते हैं? कचरा डालते हैं। तो वो हो गया। फिर आता है डिस्पोजल। अब उसको हमने कलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम उसका डिस्पोजल करेंगे। डिस्पोजल करेंगे पहले तो डंपिंग के द्वारा। डंपिंग का मतलब होता है एक गड्ढा खोदेंगे, उसके अंदर इसको डाल देंगे और ऊपर से क्या कर देंगे? मिट्टी लगा देंगे, यानी मिट्टी लगा देते हैं वापस। फिर दूसरा आता है कंट्रोल्ड पिटिंग, इसके मेथड से पढ़ेंगे। इसके द्वारा खाद बनती है, तो वो कैसे बनती है? इसके 3 मेथड है, वो पढ़ेंगे आगे। फिर आता है इंसिनरेशन, यानी कि उससे कचरे को जलाते हैं। चौथा होता है हम उसका कंपोस्ट बनाते हैं, यानी खाद बनाते हैं। फिर 5वां आता है मैन्योर पिट बनाते हैं। और 6वां होता है उसे ब्यूरिल, यानी कि जला देते हैं, भस्मीकरण कर देते हैं, देखते हैं, मतलब कि दफनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं स्टोरेज। जो कचरा होता है सबसे पहले हम उसे अपने ही घरों में क्या करते हैं? डस्टबिन में कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला स्टोरेज जो है वो हमारे घरों के अंदर हो रहा है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है? ग्लेविनाइज्ड स्टील का एक डस्टबिन होता है, जो कि क्या होता है?
क्लोज होता है, यानी क्लोज होता है, बंद रहता है, ऐसे नहीं कि उसमें कचरा डालने के बाद उसे खुला छोड़ दिया, नहीं। फिटिंग कवर, कवर के द्वारा क्या होता है, क्लोज होता है। 5 अगर मेंबर है किसी फैमिली के लिए तो उसके लिए 0.5 लीटर कैपेसिटी का क्या होते हैं, होना चाहिए, डस्टबिन होना चाहिए। अगर पब्लिक बिन, यानी कि एक पब्लिक है, एक सोसाइटी है पूरी, यहाँ पे ये बिन रखा हुआ है, डस्टबिन रखा हुआ है, तो ये बड़ा होना चाहिए और कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ होना चाहिए, यानी एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसके ऊपर उस डस्टबिन को रखना चाहिए। क्योंकि अगर बरसात आई है, रेनी सीजन आया या पानी आया कहीं से भी उसके अंदर, तो वो क्या करेगा, वो पूरी सोसाइटी में वो गंदा पानी बहेगा, उस पर क्या होगी, फ्लाइज होंगी, तो वो क्या होंगी, बीमारियाँ उत्पन्न होंगी, फ्लाई ब्रीडिंग करेगी, तो ठीक है। तो पब्लिक बिन क्या होता है, लार्ज होते हैं, कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर ग्रुप से 2 से 3 इंच ऊंचे होने, यानी कंक्रीट का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो 2 से 3 इंच ऊंचा होना चाहिए, जिससे क्या हो, उसमें वाटर एंटर ना कर सके। इंडिया में इन पर कवरिंग नहीं होती है, इंडिया के अंदर जो ये डस्टबिन होते हैं, जो पब्लिक डस्टबिन होते हैं, इन पर कवरिंग नहीं होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, हाथ से इनको हटा के फिर इनमें कचरा डालना पसंद नहीं करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, इनको टच करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कलेक्शन। अब ये तो हो गया, जैसे अब होता है कलेक्शन 2 प्रकार से होता है, एक तो घर घर गाड़ियाँ आती हैं, जैसे आती हैं ना शहरों के अंदर आती है, वो गाड़ी आती है, वो गाना बजता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये तो है हाउस टू हाउस। फिर आती है फॉर्म पब्लिक बिन, यानी एक गाड़ी आएगी फिर तो घर घर जाएगी, ठीक है, वो बीच में से जाती है घर घर, तो लोग अपने घर के दरवाजे के बाहर क्या होते हैं, कचरा लेके खड़े हो जाते हैं, उस गाड़ी में डाल देते हैं। एक आती है जो आपने पब्लिक बिन था, पब्लिक का पूरी सोसाइटी का एक डस्टबिन था, उसके अंदर आपने डाला, तो वो गाड़ी वहीं आएगी और वहीं से कचरा लेके ओनली चला जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले बढ़ता है कलेक्शन। कलेक्शन में होता है हाउस टू हाउस कैसे होता है, ये होता है बेस्ट मेथड होता है। इसमें क्या होता है, वेस्ट को क्या करते हैं, पब्लिक स्वीपर्स के द्वारा प्रत्येक हाउस से क्या होता है, कलेक्ट किया जाता है। फिर आता है पब्लिक बीन्स। पब्लिक बीन्स में क्या होता है कि पब्लिक बीन से ट्रांसपोर्ट व्हीकल आता है और वो उसको कलेक्ट करता है और ले जाते हैं। ये गलियों में होते हैं, पूरी गली का एक होता है। इसमें क्या होता है, इंडिया में प्रॉपर इसका स्टोर नहीं हो पाता, कचरा इधर उधर फैल जाता है, तो प्रॉपरली स्टोर इसका नहीं कर सकते हम। अब आता है इसका डिस्पोजल। ये कलेक्शन हो गया, स्टोरेज हो गया, कलेक्शन हो गया, अब इसका डिस्पोजल भी तो करना है इसको। अब लोग कचरा इकट्ठा करके ले तो गए, वो स्वीपर्स आए वो ले गए, अब वो इनका क्या करेंगे, वो प्रोसेस है आगे। उसको क्या करते हैं, अब जो कलेक्ट रिफ्यूज़ है उसको क्या करना है, डिस्पोजल करने के मेथड देखते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम पढ़ेंगे डंपिंग। सबसे पहला मेथड है डंपिंग। डंपिंग में क्या होता है, एक रिफ्यूज़ जो होता है उसको लो लाइंग एरिया, लो लाइंग का एरिया मतलब एक गड्ढा सा होता है, ठीक है, जिस एरिया में हल्का सा एक गड्ढा सा पड़ा हुआ है, वो एरिया मतलब हल्की सी धसा हुआ है वो एरिया, ऐसे समझ लो। उस एरिया में क्या करते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया के उसमें डाल देते हैं, ठीक है, उसके अंदर डाल दिया, उस कचरे को डाल दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया एक्शन करते हैं, एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया वगैरह जो आएंगे वो एक्शन करेंगे। उससे क्या होगा, रिफ्यूज़ का वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम कम होगा मतलब जो जितना ज़्यादा था वो कम हो जाएगा अब, और उससे क्या होगा, धीरे धीरे वो क्या होगा, मैन्योर बन जाएगी, यानी कि खाद में चेंज हो जाता है, ठीक है। थोड़े दिनों बाद में ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं और वो खाद में चेंज हो जाता है। ये इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है कि डाल दिया, गड्ढा खोदा, डाल दिया और ढक दिया ऊपर से, थोड़े दिन बाद में खाद बन गई, उस खाद को निकाला और वो खर्ची के अंदर काम में ले लिया। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स अधिक होने के कारण WHO ने क्या किया, इसे इनसैनिटरी मेथड बता दिया कि ये जो है आपका इनसैनिटरी मेथड है, जो कि क्या करता है, पब्लिक के अंदर हेल्थ हैजार्ड उत्पन्न करता है। क्योंकि अगर ये खुला रहेगा तो इसमें अंदर क्या होगी, फ्लाई ब्रीडिंग करती है और जो कि क्या करती है, रोगों को फैलाती है। फिर दूसरा मेथड बताया, ठीक है, ये मेथड तो हो गया रद्द। अब दूसरा मेथड आया कंट्रोल पिटिंग मेथड। कंट्रोल पिटिंग मेथड के अंदर क्या हुआ, सैनिटरी लेड फिलिंग करो, ठीक है। अब ये सैनिटरी नहीं था तो अब सैनिटरी तरीके से करेंगे, ठीक है। इसमें कंट्रोल पिटिंग इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल पिटिंग जो होती है, 3 मेथड होते हैं इसको। पहला होता है ट्रेंच मेथड। ट्रेंच मेथड में क्या होता है, ट्रेंच बनाई जाती है किस पे, एलिवेटेड ग्राउंड पे। जो एरिया उठा हुआ है उस ग्राउंड पे क्या करते हैं, एक ट्रेंच यानी कि एक, मतलब क्या बताऊं, खुद मतलब एक खोदते हैं ना, एक लंबी सी खुदाई करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं लंबा सा, जो लंबाई में ऐसे होता है, इसका माप बताया गया है कितना लंबा, एक लंबा सा गड्ढा खोदते हैं जिसकी लंबाई, यानी कि उस ट्रेंच जो होती है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, वो गहरी होनी चाहिए, यानी 2 से 3 मीटर गहरी, गहरी का मतलब लंबाई हो गई उसकी, और 4 से 12 इंच मीटर चौड़ी, ये चौड़ाई हो गई और ये गहराई हो गई, ठीक है। ऐसी क्या हुई, हमने एक ट्रेंच बनाई, एक खांच सी बना दी, ठीक है। अब इसमें क्या कर दिया, इस कचरे को डाल दिया और ऊपर से क्या कर दिया, मिट्टी डाल दी। तो इससे क्या होएगा, कंट्रोल पिटिंग यानी कि
ये सैनिटरी मेथड हो गया। इसके अंदर क्या किया था, हमने कवरिंग नहीं की थी, सॉरी मैंने कवरिंग बताई, इसमें कवरिंग नहीं की थी, लेकिन इसमें क्या कर दिया, मिट्टी से कवर कर दिया है हमने इसे। तो इसीलिए तो ये डंपिंग वाला मेथड जो था वो क्या था, इनसैनिटरी मेथड था, इसमें कवरिंग नहीं की थी, इसमें कवरिंग की है। ठीक है, अब आता है रैंप मेथड। रैंप मेथड जो होता है, अब ये हमने एलिवेटेड एरिया पे किया, ट्रेंच बनाई, यही सेम ट्रेंच हमें स्लोपिंग एरिया पे बनानी है, जो ढलान वाला जो एरिया है उस पे बनानी है, स्लोपिंग एरिया पे बनानी है, क्या, एक ट्रेंच बनानी है। तो ये होगा रैंप मेथड। तीसरा होता है एरिया मेथड। एरिया मेथड में क्या करते हैं, लैंड डिप्रेशन को फिल करना है। एक गड्ढा खोदा, इसमें क्या किया, डिप्रेशन किया, यानी गड्ढा खोदा, इसमें क्या फिल करते हैं। अब इसमें फिल करने का तरीका होता है, इसमें फिल करते हैं ना तो एक लेयर के रूप में फिल करते हैं, यानी कि पहले कचरा आएगा, फिर थोड़ी सी मिट्टी आ गई, ठीक है, फिर कचरा आया, फिर थोड़ी सी मिट्टी आ गई, फिर कचरा आया, फिर मिट्टी आ गई, ऐसे फिल करना है इसको। ठीक है, ये मेथड है। इसमें बताया गया है कि इसमें रिफ्यूज को यूनिफॉर्म लेयर में कितनी गहराई तक कर सकते हैं, 2 से 2.5 मीटर की गहराई तक भर सकते हैं, यानी एक गड्ढा हम इतना खोद सकते हैं, इसकी हाइट है 2 से 2.5 मीटर। ठीक है, इतना भर सकते हैं। अब इसमें तुम्हें जितनी चाहे मन में है उतनी लेयर बनाओ। अब इसमें क्या करना है, प्रत्येक लेयर की एक्सपोज सरफेस को 30 सेंटीमीटर थिक मड से, अब ये एक हमने डाल दी, कचरा डाल दिया, यहाँ पे रिफ्यूज डाल दिया, ये रिफ्यूज डाल दिया। अब एक 30 सेंटीमीटर की यहाँ पे क्या डाल देंगे, मड डाल देंगे। ठीक है, मिट्टी डाल दी, ये हो गई मड, ये 30 है। अब इसकी मोटाई बता दी कि ये तुम्हें 30 सेंटीमीटर की मोटी डालनी है, यानी इतनी मिट्टी आपको डालनी है, डालती है। उसके बाद इससे क्या होता है, इससे इस कचरे में क्या होगा, बैक्टीरियोलॉजिकल रिएक्शन होंगे। ठीक है, और इसका जो अशुद्धियाँ जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, और इससे क्या होगी, खाद बन जाएगी। और इससे क्या होता है, एक बेनिफिट ये होता है कि बैक्टीरियोलॉजिकल क्या होता है, इसमें चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है, इसमें हीट बनती है। इससे जो हीट बनेगी ना, उससे क्या होगा, इसमें कोई भी पैथोजन होगा ना इस कचरे में, वो किल हो जाएगा। इस रिफ्यूज में जो भी पैथोजन होगा वो किल हो जाएगा। तो ये बेस जो होता है ना, इसका हीट के आधार पर ये कार्य करता है। इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल एक्शन होते हैं, और 7 दिन में इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब ऐसी एक लेयर बनाई है, ये मिट्टी डाल दी, अब इसके ऊपर फिर से हम कचरा डालेंगे, यानी रिफ्यूज डालेंगे, फिर 30 सेंटीमीटर की क्या डालेंगे, हम एक मिट्टी की लेयर बनाएंगे। ऐसे करके हमें कितनी तक करनी है, 2 से 2.5 की गहराई तक, या इतनी हाइट तक हम यूनिफॉर्म लेयर इनकी बना सकते हैं। इससे क्या होता है, 80 डिग्री का सेंटीग्रेड टेम्परेचर कितने दिन में हुआ, 7 दिन में हुआ। तो इससे क्या होगा, पैथोजन किल हो जाएगा, और उसका डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो होगा वो उस कचरे का, उस रिफ्यूज का शुरू हो जाएगा। अब 4 से 6 मंथ के बाद में हम देखेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर का कंपोजिशन पूरा तैयार हो जाता है। एक खाद जो बनती है हमारे पास, ऑर्गेनिक मैटर तैयार हो जाता है, इसके लिए, कृषि के लिए, जिसको हम काम में ले सकते हैं। कितने मंथ बाद, 4 से 6 महीने बाद में। और 7 दिन के अंदर इसका टेम्परेचर 80 डिग्री हुआ, और उस टेम्परेचर में बढ़ने का एक ही इसका मकसद था कि ये, इसमें क्या होगा, हीट उत्पन्न होगी, वो मिट्टी ऊपर रहेगी तो उस कचरे में हीट उत्पन्न होगी, और हीट उत्पन्न होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर होगा इसके अंदर हाई टेम्परेचर होगा, तो पैथोजन जो होगी वो किल हो जाएंगे हाई टेम्परेचर पर। फिर पढ़ते हैं इंसिनरेशन मेथड, यानी कि बर्निंग, यानी कुछ कचरे जो अपना पास रिफ्यूज़ है उसको जला देंगे, यानी कचरे को जला देंगे। यहाँ सूटेबल लैंड ना हो वहाँ यूज़ हो सकता है ये, जहाँ हमारे पास लैंड नहीं है, भूमि नहीं है कि हम इस कचरे को क्या करें, इस रिफ्यूज़ जो हमारे पास पड़ा है इसको हम किस तरह से डंपिंग करें, या फिर किस तरह से हम इसका क्या बोल रहे, कंट्रोल फिटिंग करें, तो वो नहीं है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, इंसिनरेशन करते हैं। जहाँ सूटेबल लैंड नहीं हो वहाँ यूज़ करना है। हॉस्पिटल के जो रिफ्यूज़ होते हैं उनको डिस्पोज करने का बेस्ट मेथड क्या होता है, इंसिनरेशन होता है। इंडिया में यह पॉपुलर मेथड नहीं है, क्योंकि रिफ्यूज़ जो होता है उसको अगर हम जला भी देते हैं, उसको हम अगर बर्न कर देते हैं, उसके बाद में भी उसके जो फाइन ऐश और डस्ट होती है वो क्या होती है, पैथोजन से युक्त होती है, जो कि क्या करती है, हेल्थ हैजार्ड उत्पन्न करती हैं। और उनमें, और ये तो बर्न होंगे नहीं, फाइन ऐश है या फिर डस्ट है इनकी, वो तो बर्न होगी नहीं, और उनमें भी कहीं ना कहीं क्या होता है, बैक्टीरिया आदि जो होते हैं, तो वो क्या होंगे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। इसलिए क्या होगी, इनमें ये क्या होता है, एक सूटेबल मेथड नहीं है। फिर आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग जो होती है, इसमें क्या होती है, सोइल यानी मिट्टी को, स्लज को और रिफ्यूज को, 3 चीज़ें होती है, मिट्टी, स्लज और रिफ्यूज, इनको क्या करते हैं, कंबाइंड रूप से क्या होता है, इनका डिस्पोजल किया जाता है। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो बैक्टीरियल एक्शन के द्वारा ह्यूमस लाइक मैटर, यानी खाद में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ऑर्गेनिक मैटर बना, अब ऑर्गेनिक मैटर किस में चेंज होगा, ह्यूमस में चेंज हो जाएगा, जो कि क्या करता है, सोइल की उत्पादकता को, यानी कृषि की उत्पादकता या मिट्टी की उत्पादकता को क्या करता है, बढ़ाता है, उपजाऊ बनाता है। अब CO2, वाटर और हीट, इन तीनों पर क्या करता है, ये कंपोस्टिंग का जो मेथड है वो वर्क करता है। यह गुड सोइल बिल्डर होता है,
क्योंकि हीट के कारण एग फ्लाई जो होती है वो सभी क्या होती है, किल हो जाती है। अब इसमें भी हीट थी और हीट के कारण क्या थी, बैक्टीरिया किल हो रहे थे पिछले वाले मेथड में, इसमें भी हीट होगी और बैक्टीरिया जो होंगे या फिर जो भी पैथोजेंस होंगे वो किल हो जाएंगे। अब आता है कंपोस्टिंग के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है बेंगलोर मेथड, जिसे बोलते हैं हॉट फर्मेंटेशन प्रोसेस। यह जो था किसने बनाया था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में डेवलप किया गया था। प्रोसेस पढ़ते हैं आगे वाले पेज पे। और फिर आता है मैकेनिकल मेथड। पहले वो वाला मेथड पढ़ते हैं, बेंगलोर मेथड क्या है। इसमें क्या होती है, ट्रेंच जो होती है वो 6 इंच मोटी ट्रेंच होती है एक, उसके अंदर 6 इंच की मोटी रिफ्यूज की लेयर बॉटम में डाली जाती है। बॉटम में डालेंगे और कितनी मोटी होगी, 6 इंच मोटी होगी, ठीक है। अब इसके ऊपर 2 इंच मोटी का डाल देंगे, नाइट सॉइल डाल देंगे, उसकी एक लेयर हो गई। अब इस प्रोपोरेशन के अंदर ये जो प्रोपोरेशन है, इसी क्रम में नाइट सॉइल और रिफ्यूज को अल्टरनेट लेयर के अंदर डालते हैं हम। जब तक डालते हैं जब तक 1 फीट की हीप ना हो जाए, यानी 1 फीट तक हमारी जो ऊंचाई है वो ना भर जाए, यानी 1 फीट हो जाए, तब तक डालनी है, ठीक है। अब क्या करना है, इसे क्या करना है, मिट्टी से कवर कर देंगे, ऊपर मिट्टी डाल देंगे। 7 दिन तक बैक्टीरियल एक्शन से क्या होती है, कंपोजिशन मतलब कंपोजिट बन जाता है। यानी कि 7 दिन बाद इसके अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें बैक्टीरियावादी जो है वो भी पैथोजन से वो किल होंगे और कंपोस्ट जो होगी हमारी तैयार हो जाएगी। 4 से 6 महीने बाद में एक ऑर्डरलेस मैन्योर जो होती है, खाद जो होती है हमारे पास तैयार हो जाती है। ये मेथड बेंगलोर मेथड था, जो हॉट फर्मेंटेशन प्रोसेस है। इसके अंदर टेम्परेचर बढ़ता है और क्या होती है, बैक्टीरिया आदि पैथोजन किल होते हैं। इसमें एक रिफ्यूज की और नाइट सॉइल की अल्टरनेट रेस डाली जाती है। अब पढ़ते हैं दूसरा मेथड था हमारा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड जो है इसके अंदर क्या करते हैं, एक पल्वलाइजर का यूज़ करते हैं। किसके लिए, रिफ्यूज को, स्लज को और नाइट सॉइल को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। रोटेटिंग मशीन के साथ क्या करता है, इन तीनों को मिक्स किया जाता है। किस किस को, रिफ्यूज को, स्लज को और नाइट सॉइल को आपस में मिक्स कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें यूज आने वाले फैक्टर क्या क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है, टेम्परेचर होता है, पीएच होती है, मॉइस्चर होती है, इनका रेशियो होता है। 4 से 6 वीक के बाद में कंपोस्ट जो होता है वो कंपोस्टिंग जो होती है हमारी कंप्लीट हो जाती है। और डेवलप कंट्रीज़ में यह यूज़ होता है, जैसे हॉलैंड में और जर्मनी में ये यूज किया जाता है। फिर आता है मैन्योर पिट बनाएंगे। मैन्योर पिट जो होते हैं इंडिया में रूरल एरिया जो होते हैं उनमें ये यूज़ होता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक घर का अलग अलग होता है, हर किसी के घर पे ये अलग अलग देखने को मिलता है। हर कोई क्या करता है, अपने अपने घर में गार्बेज के लिए केटल आदि जो होते हैं, मवेशियाँ जो होती हैं उनके लीव्स पत्ती आदि जो होते हैं उनको क्या करते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, एक डग बनाते वो पिट बनाते हैं, गड्ढा बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, उस कचरे को डाल देते हैं और मिट्टी के द्वारा क्या करते हैं, उसे कवर कर देते हैं। 5 से 6 महीने के बाद वो क्या करते हैं, इस रिफ्यूज को हटाते हैं वहाँ से, मतलब हटाने के लिए। तो वहाँ पर क्या बनती है, ये खाद में, ये जो रिफ्यूज हमने डाला था उस डंपिंग में वो खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसे क्या करते हैं हम खेतों में यूज कर लेते हैं। फिर आता है ब्यूरल। इसमें ये स्मॉल कैंप जहाँ लगते हैं, छोटे छोटे कैंप लगते हैं, वहाँ होता है ये मेथड। इसमें क्या होता है, 1 से 3 मीटर चौड़ी, 2 मीटर गहरी क्या करती है, एक ट्रेंच बनाई जाती है। उस ट्रेंच में क्या करते हैं, रिफ्यूज डाल देते हैं और प्रतिदिन 20 से 30 सेंटीमीटर की, अब रिफ्यूज डाला, फिर क्या कर दिया, इसे 20 से 30 सेंटीमीटर की क्या कर दी, मिट्टी डाल दी। फिर हमने रिफ्यूज डाला, फिर से 20 से 30 सेंटीमीटर की क्या दी, मिट्टी डाल दी। और ये करके उससे क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। जब ट्रेंच का लेवल 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ग्राउंड, तब क्या करना है, इसे मिट्टी से कवर कर देना है और अब इसे यूज नहीं करना है। उसके बाद एक नई ट्रेंच खोदनी है, इस वाली ट्रेंच को यूज हमें नहीं करना है। 4 से 6 मंथ बाद देखेंगे तो इसमें प्रेजेंट जो कंटेंट है वो क्या होता है, मैन्योर खाद बन जाता है, हमारे पास कंपोस्ट बन जाता है, जिसका हम खेतों में यूज कर सकते हैं। जो ब्यूरल मेथड जो होता है वो स्मॉल कैंप में आता है। मैन्योर पिट जो मेथड होता है वो इंडिया में रूरल एरिया जो गाँव होते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो ये था मेथड, हो गए इसके कंप्लीट। उसके बाद पढ़ते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट, यानी कि जो हॉस्पिटल आदि का जो वो वेस्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करना है। हॉस्पिटल वेस्ट को क्या बोलते हैं या फिर बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब क्या होता है, ये होता है कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट
जो इंसान या जानवर के डायग्नोसिस, यानी हमने किसी भी व्यक्ति का या किसी जानवर का डायग्नोसिस किया, उसका ट्रीटमेंट किया, उसका इम्यूनाइजेशन किया, उसके दौरान या फिर हमने कोई रिसर्च एक्टिविटीज़ की उसके दौरान, या फिर बायोलॉजिकल टेस्टिंग की हमने, उसके दौरान उत्पन्न होने वाला वेस्ट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? बायोमेडिकल वेस्ट कहलाता है। अब इसके मेथड होता है, पहला होता है इंसिनरेशन मेथड, यानी कि भस्मीकरण। बायोमेडिकल वेस्ट की ट्रीटमेंट की कॉमन विधि होती है। इसमें क्या करता है, हाई टेम्परेचर होता है, उसके ऊपर ड्राई ऑक्सीडेशन प्रोसेस की जाती है। जो बायोमेडिकल वेस्ट है हमारा, उसका हाई टेम्परेचर पर ड्राई ऑक्सीडेशन की प्रोसेस की जाती है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनिक और कम्ब्यूस्टिल जो होती है, मतलब दहनशील कचरा, यानी कि जो कचरा जलने योग्य है वो तो जल जाएगा, जो ऑर्गेनिक होगा वो क्या होगा, इनऑर्गेनिक में बदल जाएगा, और जो कम्ब्यूस्टिल जो रिफ्यूज़ है वो क्या होगा, इनकम्ब्यूस्टाइल मैटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसमें चेंज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, वेस्ट की मात्रा तो कम होगी कम, और उसका वेट भी कम हो जाएगा। तो इंसिनरेशन मेथड ये बोलता है कि हाई टेम्परेचर पे आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनिक और कम्बस्टाइल जो रिफ्यूज़ है वो इनऑर्गेनिक और इनकम्बस्टाइल किसमें, मैटर में चेंज हो जाता है, जिससे क्या होता है, वेस्ट की मात्रा कम हो जाएगी और वेट जो होता है उसका कम हो जाता है। इसके लिए 3 प्रकार के इंसिनेटर, यानी जो भट्टी होती है जिनके अंदर ये प्रोसेस करते हैं, जिन्हें भस्मक बोलते हैं, इंसिनेटर जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। पहला होता है डबल चैम्बर पायरोलाइटिक इंसिनेटर, दूसरा होता है सिंगल चैम्बर फर्नेंस, तीसरा होता है रोटेटरी भट्टी, जो घूमने वाली भट्टियाँ होती है ना उनमें। उसके बाद हम शुरू करते हैं, ये 3 थी। उसके बाद पढ़ते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन। कुछ जो मतलब बायोमेडिकल वेस्ट हैं उनको केमिकल के द्वारा क्या कहता है, डिसइंफेक्टेंट किया जाता है, और कुछ को क्या किया था हमने, इंसिनरेशन किया था। तो सबसे अब पढ़ते हैं केमिकल डिसइंफेक्शन, यानी वेस्ट में अगर पैथोजन को किल करना है और उनको इनएक्टिवेट करना है तो उसके लिए केमिकल ऐड किए जाते हैं उसमें। इसके ट्रीटमेंट में डिसइंफेक्शन की बजाय स्टेरिलाइजेशन होता है। यह लिक्विड वेस्ट जो होते हैं, जैसे यूरिन है, ब्लड है, स्टूल है, हॉस्पिटल का सीवेज है, उसके लिए क्या होता है, अच्छा प्रोसेस होता है कि उसमें केमिकल ऐड कर दो, जिससे क्या होगा, उसके बैक्टीरिया या वायरस जो होंगे वो किल हो जाएंगे और इनएक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद पढ़ते हैं वेट एंड ड्राई थर्मल ट्रीटमेंट। ये जो मेथड होता है इसमें ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन होता है। ऑटोक्लेव क्या होता है, एक डब्बा सा होता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, प्लेटें लगी होती है, इसको क्या होता है, ढक दिया जाता है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट आदि रख दिए जाते हैं, या ग्लव्स आदि जो भी हैं हमारे वो रख दिए जाते हैं। फिर इसका हाई टेम्परेचर किया जाता है। फिर क्या निकलती है, इसमें स्टीम आती है। स्टीम क्या करती है, पेनिट्रेट करती है इनको, इन इंस्ट्रूमेंट को पेनिट्रेट करते हुए क्या करती है, इनको स्टेरिलाइज करती है। तो ये होता है ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन के समान होता है। इसमें क्या करते हैं, एनाटॉमिकल वेस्ट जो है हमारा वो, और एनिमल कार्सेस, यानी कि पशुशन उपचार, पशुओं का हमने उपचार किया, पशुओं का जो शव के जो टुकड़े होते हैं या शव के जो पीसीस होते हैं उनको क्या करते हैं, काम में लिया जाता है। एनाटॉमिकल वेस्ट है, ह्यूमन का कोई ऑर्गन है या कोई एनाटॉमिकल वेस्ट है या कोई बोन है या कुछ भी है, तो उनको क्या करता है, उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है, किसके द्वारा, वेट एंड ड्राई थर्मल प्रोसेस के द्वारा या ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन के द्वारा। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो कि हॉस्पिटल में उत्पन्न होते हैं उनका स्टोरेज और डिस्पोजल, फूड वेस्ट है या अदर नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है, उनका तो हमें ब्लैक कलर में करते हैं। अब आपने 4 कंटेनर देखे होंगे, जब आप हॉस्पिटल आदि में जाते हैं तो 4 कंटेनर देखते हैं हम, एक का कलर ब्लैक होता है, एक का येलो होता है, एक का रेड होता है, एक का ब्लू होता है। तो इसमें यह बता रहा है कि जो ब्लैक कलर का कंटेनर होता है उसके अंदर हम नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट डालते हैं और फूड आदि जो होते हैं हमारा उनका वेस्ट डालते हैं, और उनका डिस्पोजल कौन करता है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। अब ड्राई थर्मल डिसइंफेक्शन में स्क्रू फीड टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। इससे क्या होता है, वेस्ट के टुकड़े रोटेटिंग अगार होता है उसके अंदर डालकर
हीट किए जाते हैं यानी गर्म किए जाते हैं, जिससे क्या होगा, वेस्ट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 80% और वेट जो होगा 20 से 25% कम हो जाता है। वॉल्यूम तो 80% कम हो जाएगा और वेट 20 से 25% कम हो जाएगा। किस में डाला है, वेस्ट को रोटेटिंग अगार में, और क्या किया है, गर्म किया है। तो ये था। इससे क्या होता है, इन्फेक्शियस वेस्ट और शार्प वेस्ट के लिए ये सुटेबल मेथड होता है। तो ये इन्फेक्शियस था, ये नॉन इन्फेक्शियस है। नॉन इन्फेक्शियस का पढ़ा हमने, नॉन इन्फेक्शियस को ब्लैक कलर में किया है, और उसका जो करेंगे सॉलिड का जो डिस्पोजल करते हैं वो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स के अकॉर्डिंग होगा, और इसका जो होगा वो किसमें, रोटेटिंग अगार जो होते हैं इसके अंदर हीट उत्पन्न करके किया जाता है। अब आता है माइक्रोवेव इरेडिएशन, ठीक है। 2450 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति तथा 12.24 सेंटीमीटर की माइक्रोवेव यानी तरंग दैर्ध्य वाली माइक्रोवेव क्रिया से क्या किया जाता है, मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जाता है। यानी कि एक माइक्रोवेव होता है जिसके अंदर 2450 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति रहेगी, और क्या रहेगी, यानी कि और उसकी माइक्रोवेव की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ कितनी रहेगी, 12.24 सेंटीमीटर की माइक्रोवेव की तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ रहेगी, ठीक है, तरंग दैर्ध्य। ओके। अब संक्रमण युक्त वाटर को, अब इसमें क्या करते हैं, जो संक्रमण से युक्त वाटर है इसे माइक्रोवेव में गर्म भी करते हैं अगर, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर इन्फेक्शियस कंपोनेंट होते हैं, इन्फेक्शियस कंपोनेंट जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किसके द्वारा, हीट कंडक्शन के द्वारा। तो ये 4 मेथड थे बायोमेडिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट के। सबसे पहला मेथड हमने इंसिनरेशन पढ़ा, दूसरा केमिकल डिसइंफेक्शन पढ़ा कि केमिकल ऐड किया, तीसरा हमने वेट और ड्राई जिसके अंदर हमने इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस जो वेस्ट प्रोडक्ट था उनका पढ़ा हमने, और चौथा हमने पढ़ा माइक्रोवेव के द्वारा। तो माइक्रोवेव के अंदर हमने क्या किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको डिस्ट्रॉय किया 2450 हर्ट्ज की मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति और 12.24 सेंटीमीटर वेवलेंथ के द्वारा, और उसके बाद हमने पानी आदि को भी क्या करते हैं, हम माइक्रोवेव में शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद यह जो होता है बहुत महंगा होता है, जिसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग जो होता है वो कम किया जाता है। उसके बाद हम 5वां तरीका है लैंड डिस्पोजल। 2 प्रकार से करते हैं, एक तो लैंड ओपन डंप, जो गड्ढा खोदेंगे उसको ओपन रख देंगे, एक सैनिटरी लैंडफिल यानी कि लेयर अल्टरनेट तरीके से हम सैनिटरी लैंडफिलिंग करेंगे और उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे मिट्टी के द्वारा। अब आता है बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल सैनिटरी लैंडफिल के द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा किया जाएगा। अब आता है इनर्टाइजेशन, ठीक है। इनर्टाइजेशन जो होता है इसमें क्या होता है, सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए वेस्ट को क्या करते हैं, सीमेंट एंड अदर सब्सटेंस के साथ क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। सीमेंट आदि जब मकान आदि बनाते हैं उसके लिए क्या करते हैं, इसमें मिक्स कर देते हैं, सीमेंट में मिक्स करके इसका यूज कर लेता है। तो इसमें वेस्ट तो 65% होता है, जो लाइम यानी चूना जो होता है वो 15% होता है, पानी जो होता है वो 5% ही होता है। अब बायोमेडिकल वेस्ट का रूल 2011 से कलर कोडिंग से वेस्ट का डिस्पोजल किया जाता है कि मानव के शरीर का अगर अपशिष्ट है किसी भी प्रकार का एनाटोमिकल जो बताया गया है, एनाटोमिकल वेस्ट है, उसको येलो कलर में करोगे आप, और किसके द्वारा करोगे, इंसिनरेशन के द्वारा क्या करोगे, इसका डिस्पोजल करोगे। अगर रेड कलर है तो रेड कलर में क्या करोगे आप, सॉलिड वेस्ट है जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोटेक्निकोलॉजिकल जो वेस्ट है, जैसे सैंपल है, ब्लड बैंक के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, वैक्सीन आदि जो होती हैं, उनको किस में करते हैं, रेड कलर के कंटेनर में वेस्ट करते वो डालते हैं, और उसको किन के द्वारा वेस्ट डिस्पोजल किया जाएगा, उनको किया जाएगा केमिकल डिसइंफेक्शन या ऑटोक्लेव के द्वारा क्या किया जाता है, डिस्पोजल उनका किया जाता है। अब इस चीज़ को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। पहला है ब्लैक, 4 कंटेनर होते हैं, तो ब्लैक कंटेनर जो होता है इसमें नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट प्रोडक्ट हम डालते हैं, और इसका जो डिस्पोजल करते हैं हम केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा करते हैं, केमिकल मिला के करते हैं, और इसकी जो डिस्पोजल करेंगे उसका हम, तो केमिकल ट्रीटमेंट में कौन सी विधि करेंगे हम, सिक्योर लैंड फिलिंग करने देते हैं, सैनिटरी लैंड फिलिंग करवाते हैं। इसमें कौन कौन सा वेस्ट होता है, इसमें साइटोटॉक्सिक ड्रग होती हैं, केमिकल वेस्ट होता है, नीडल्स होती हैं जो कि बिना सिरिंज की होती हैं, और ब्लेड्स होती हैं। अब आता है रेड के अंदर हम क्या करेंगे, रेड के अंदर हम क्या करेंगे, सॉलिड वेस्ट जो होता है, कौन सा होता है रेड के अंदर, सॉलिड वेस्ट होता है,
कौन कौन सा, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग भी हो सकती है, ड्रेसिंग आदि के जो मटेरियल होते हैं वो होते हैं, बॉटल्स होती है, कोई ट्यूब होती है तो वो हो सकती है। ऑटोक्लेव मेथड के द्वारा करते हैं हम डिस्ट्रॉय, या फिर हम डीप ब्यूरल मेथड के द्वारा करेंगे इसको डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये था रेड वाला कंटेनर। उसके बाद आता है येलो कंटेनर। अब येलो कंटेनर अगर आया है, येलो कंटेनर अगर है तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर एनाटॉमिकल वेस्ट डालेंगे। एनाटॉमिकल वेस्ट मतलब होता है इन्फेक्शियस वेस्ट। जैसे क्या हो सकता है, बैंडेज हो सकती है, कॉटन हो सकती है, या किसी भी प्रकार का बॉडी का कोई पार्ट हो सकता है, या प्लेसेंटा होता है। तो मेनली कहने का मतलब ये है कि एनाटॉमिकल वेस्ट डालते हैं। अब एनाटॉमिकल वेस्ट जो है इसका जो डिस्पोजल करेंगे हम डीप ब्यूरल मेथड के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो ये था येलो कंटेनर। उसके बाद आता है ब्लू कंटेनर। ब्लू कंटेनर जो होता है इसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड प्लास्टिक होती है। प्लास्टिक के जो क्या क्या मैटर हो सकता है, जैसे ग्लव्स हो सकता है, सिरिंज हो सकती है, प्लास्टिक का किसी भी प्रकार का कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। और इनका जो हम डिस्पोजल करते हैं वो 1% क्लोरीन के सॉल्यूशन से इसको डिसइंफेक्टेड किया जाता है, और इनको क्या किया जाता है, रिसाइकल कर सकते हैं हम। ठीक है, वापस से यूज़ करने योग्य बना सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये था आपका डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं।